नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं दीपाली। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। बिहार में प्रचंड जीत के बाद सरकार गठन की तैयारी में एनडीए, पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर। करारी हार के बाद लालू परिवार में बढ़ी तकरार। रोहिणी आचार्य ने छोड़ी राजनीति और घर। भाजपा ने बताया पितृ सत्तात्मक सोच का परिणाम, तो जदयू ने लालू राबड़ी की चुप्पी पर उठाए सवाल। दिल्ली धमाके में हो रहे लगातार नए खुलासे। घटनास्थल से मिले 9 mm की 3 कारतूस। अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 मामले दर्ज। 200 से ज्यादा डॉक्टर रडार पर। भारत ने COP30 में विकसित देशों को याद दिलाई जिम्मेदारी। कहा जलवायु वित्त नहीं दे रहे विकसित देश। जलवायु लक्ष्यों को पूरा नहीं होने की दी चेतावनी। टोक्यो डेफ ओलंपिक के पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। भारत के नाम 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के सूरत में देश के पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण किया और प्रोजेक्ट की समीक्षा की थी। उसकी तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले प्रचंड जनादेश के लिए बिहार की जनता का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पीएम मोदी के विकास के एजेंडे के साथ है। बिहार की जनता ने बता दिया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ में है। उन्होंने राहुल गांधी और पूरे विपक्ष के झूठे एजेंडे और झूठे प्रचार का एक पर्दाफाश कर दिया है। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर 2 फाड़ हो चुके हैं। कांग्रेस के ही नेता राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। आरजेडी के अंदर परिवार वर्सेस परिवार चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के पहले ही ये प्रेडिक्ट किया था कि बिहार के नतीजे विकास के पक्ष में आएंगे और परिवारवादी और कांग्रेस के अंदर आपसी लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये जीत भारत की महिलाओं की जीत है और युवा की जीत है और बिहार के युवा और महिला ने बता दिया कि वो विकास की राजनीति को चाहते हैं। बिहार में एनडीए के पक्ष में आए एक तरफा नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। कल रात दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। संजय झा और लल्लन सिंह से मुलाकात के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। बिहार में बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी विनोद तावड़े ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली में हुई इस बैठक को सरकार गठन की चल रही चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ आज बिहार में बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को कार्यकर्ता और जनता के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा है। इसके बाद एनडीए के सभी विधायकों को पटना हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिलहाल अपना इस्तीफा औपचारिक तौर पर राज्यपाल को नहीं सौंपा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगले सप्ताह का राजनीतिक कैलेंडर तय माना जा रहा है। इसमें जेडीयू, बीजेपी, हम और आरएलएम के विधायक दल की बैठकें होंगी। इनमें नेता चुनने और नई समीकरणों पर चर्चा होगी। इनमें मुख्यमंत्री आवास में एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक होनी है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने
तेजस्वी यादव पर परिवार से निकाले जाने के आरोप लगाने के बाद राजनीति छोड़ने और परिवार से दूरी बनाने की घोषणा पर भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी है। निशिकांत दुबे ने लिखा कि लालू प्रसाद जी का तिलिस्म उनके जीवन काल में ही खत्म हो गया। बेटा बहन को चप्पल से पीट रहा है, ये सामाजिक परिवर्तन है या लालू जी के परिवार का चारित्रिक पतन? बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कामना की है कि उनके परिवार के बीच सब ठीक हो जाए। दिख रहा है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं ना कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक हो। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीरज कुमार ने रविवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य की राजनीति छोड़ने और परिवार से दूरी बनाने की घोषणा के बाद उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया और इसे चिंता का विषय बताया। नीरज कुमार ने कहा कि रोहिणी आचार्य जिन्होंने अपने पिता को किडनी दान की थी, उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया है। रोहिणी आचार्य बेटी है और बेटी जिसने अपने पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, उस बेटी के मन में अगर मनः पीड़ा है, लालू जी राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई, पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, रोहिणी के साथ हो रहा है। ये आंसू लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। राजनीति के धृतराष्ट्र मत बनिए, आप उस घर के अभिभावक हैं। बोलिए कौन गुनाहगार है? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राजनीतिक दलों को अपनी बात संयम के साथ कहने की सलाह दी है। उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण, एसआईआर और बिहार चुनाव के बाद विपक्षी दलों की ओर से आ रहे बयानों पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अपनी बातों को रखते वक्त संयम अवश्य बरतना चाहिए। I am totally out of party politics. Those who are in public, they should always control their emotions. That is very important. Because people will always throw stones. Which tree is giving lot of fruits. So we should have that patience in public life. We need not answer to all the questions. They are having the right to ask any question. We got the right to give the answer or not to give the answer. That is the thing I told. भारत मंडपम में ऑडिट दिवस 2025 का आयोजन किया गया, जहां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। इस मौके पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति और डिप्टी सीएजी सुबीर मलिक सहित तमाम लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑडिट दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कैग के योगदान को सराहा। It provides essential feedback on governance, public trust and accountability. The organization with 40,000 officers and staff from over 125 offices all around the country plays a vital role in auditing union and state governments, public sector enterprises and autonomous bodies, and in compiling state accounts. As we march towards being a Viksit Bharat at 2047, CAG will remain a key partner in ensuring physical discipline and transparency for effective governance.
नई दिल्ली में अमृत फार्मेसी के 10वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया। उन्होंने कार्यक्रम की जानकारी एक्स पर साझा करते हुए कहा कि अमृत फार्मेसी ने बीते वर्षों में लोगों को किफायती इलाज उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नड्डा ने बताया कि अमृत फार्मेसी नेटवर्क आवश्यक और जीवन रक्षक दवाओं के साथ साथ मेडिकल उपकरणों पर 50% तक की छूट प्रदान करता है। इस पहल से अब तक 6.80 करोड़ से अधिक मरीजों को राहत मिली है और लोगों को दवाओं पर करीब 8,400 करोड़ रुपए की बचत हुई है। जेपी नड्डा ने इस पहल को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए HLL लाइफ केयर लिमिटेड की टीम की सराहना की। वर्तमान में देश भर में 255 अमृत फार्मेसी आउटलेट सक्रिय हैं। नड्डा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है हर मेडिकल कॉलेज और हर जिला अस्पताल में अमृत फार्मेसी की स्थापना कर इसे और व्यापक बनाना है, ताकि सस्ती दवाओं की उपलब्धता देश भर में सुनिश्चित हो सके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और अब बात दिल्ली ब्लास्ट की। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और कई नए तथ्य सामने आ रहे हैं। घटनास्थल से जांच एजेंसियों को 9mm के 3 कारतूस, 2 जिंदा और एक खाली खोखे मिले हैं। चूंकि 9mm कारतूस आम लोग नहीं रख सकते और उन्हें आमतौर पर सुरक्षा बल या पुलिस ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये बरामदगी जांच को नए मोड़ पर ले गई है। सबसे अहम बात यह है कि मौके से कोई पिस्तौल या हथियार का पार्ट नहीं मिला है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये कारतूस वहां कैसे पहुंचे और क्या ये विस्फोट के बाद I-20 कार से गिरे थे। साथ ही ये भी जांच हो रही है कि क्या ये कारतूस आतंकी उम्र के थे या ये पुलिस या अन्य एजेंसियों के किसी कर्मी का हथियार संबंधित मामला हो सकता है। केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मॉड्यूल के फंडिंग पैटर्न की भी पड़ताल कर रही हैं और हवाला या अवैध मनी चैनल की भूमिका से इनकार नहीं किया गया है। इसी सिलसिले में एजेंसियां देश भर के करीब 200 डॉक्टरों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं, जिनमें से कई को हिरासत में लिया जा चुका है। इधर दिल्ली पुलिस ने विस्फोट मामले में हरियाणा के अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टरों सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही UGC और NAC की ओर से संकेतित कथित अनियमितताओं के आधार पर विश्वविद्यालय के खिलाफ 2 अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं। अपराध शाखा की टीम ने ओखला स्थित कैंपस का दौरा किया और कई दस्तावेजों की मांग की है। पुलिस का कहना है कि संस्थान में गंभीर अनियमितताओं के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। जम्मू कश्मीर के नौगाम में हुए भीषण विस्फोट की जांच तेज हो गई है। रविवार को NSG की एक विशेष टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का व्यापक निरीक्षण किया। NSG की टीम ने घटनास्थल पर मलबे और अवशेषों की बारीकी से जांच की है। अधिकारियों ने बताया कि ये जांच फॉरेंसिक रिपोर्ट की पुष्टि करने और धमाके के असली कारणों का पता लगाने के लिए की जा रही है। NSG टीम के पहुंचने के साथ ही इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक धमाके की गंभीरता को देखते हुए जांच कई घंटों तक चलने की संभावना है। बता दें कि नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई थी और 32 लोग घायल हुए थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में ब्लास्ट में किसी भी साजिश से इनकार किया है। उपराज्यपाल ने स्पष्ट किया कि इस घटना में किसी भी तरह की आतंकी साजिश या बाहरी हस्तक्षेप का कोई एंगल नहीं है। श्रीनगर के नौगांव पुलिस स्टेशन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। एसएफएल की टीम दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी और उनके सहयोगी आतंकियों के घर से बरामद विस्फोटक का सैंपल ले रही है।
दौरान रात के करीब 11:20 पर एक धमाका हुआ। उस हादसे में अनेक लोग हताहत हुए। इसमें किसी तरह की आतंकी साजिश या बाहरी हस्तक्षेप का कोई एंगल नहीं। कानून के तहत इस तरह की घटना में मजिस्ट्रेटी जांच अनिवार्य है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पंजाब के जिला फिरोजपुर में बुधवारा इलाके में शनिवार शाम को आरएसएस कार्यकर्ता बलदेव के बेटे नवीन अरोड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 2 अज्ञात हमलावरों ने घर लौट रहे 40 वर्षीय नवीन को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल नवीन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों और इलाके के लोगों में एक गहरा रोष है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया है। सूचना मिलते ही एसएसपी फिरोजपुर भूपेंद्र सिंह और विधायक रणबीर सिंह भुल्लर मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिजनों को हमलावर के जल्द पकड़ने का भरोसा दिया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। हमलावरों की तलाश के लिए कई विशेष टीमें गठित की गई हैं। नवीन अरोड़ा जी हैगे सीगे ते इन्हां दा करीब 30-35 साल उम्र ते ये अपनी दुकान तो अपने घर जा रहे सी मोटरसाइकिल ते 2 अणपछाते बंदियां ने आके इन्हां दे गोलियां मारियां ते जिन्हां दे नाल इन्हां दी डेथ हो गई। ते बड़ा अफसोसनाक एक ये इंसीडेंट है जिहड़ा होया। साडी पुलिस दी मुस्तैदी असी पिछले दिनां च बहुत जिहड़ियां माड़े अंसरां ते कार्रवाइयां करदे आ रहे हैं, उस डिस्पाइट दैट ये इंसीडेंट हो गया ते अफसोसनाक इंसीडेंट है ते ये सारे शहर वास्ते साडी पुलिस वास्ते भी। ते असी इहदे विच पूरा हुण जोर लाया होया, 8-9 टीमां बनाईयां होईयां ते जल्द तो जल्द असी उन्हां नूं गिरफ्तार करांगे ते उन्हां ते जिहड़ा बनदी ढुकवीं सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतक के रिश्तेदार अशोक बहल ने बताया कि मृतक के पिता और दादा आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। आरएसएस के साथ परिवार के जुड़ाव को हत्या का कारण माना जा रहा है। लड़का मरिया वो मेरा भतीजा ही सीगा। उन्होंने फादर जिहड़े बलदेव कृष्ण जी ने वो आरएसएस के एक बड़े सीनियर कार्यकर्ता ने तो बलदेव कृष्ण के पिता जी भी स्वर्गीय श्री दीनानाथ जी भी उन्होंने भी आरएसएस के विच बहुत सारिया सेवावां दित्तियां। 70 उम्र वो आरएसएस नाल जुड़े रहे। बलदेव कृष्ण जी भी समाज सेवा दे विच हर वेले तत्पर रहिंदे ने। कल उन्होंने बेटा दुकान तो जदों अपने घर जा रहा सी 7 बजे के करीब तो यूको बैंक के कोल 2 लड़कियां ने उन्होंने पहले टारगेट किया होया सी। एक लड़का पिछे किते उन्होंने रेकी करदा आ रहा सी, एक अगे खड़ा सी। जदों ही वो यूको बैंक कोल पहुंचा तो उहदे सिर दे विच पिछले पासे 2 गोलियां मारियां जो लगदा उहदी मौके ते जिहड़ी है वो डेथ हो गई। तो उस तो बाद बागी हस्पताल ले गए सी तो उत्थे उन्होंने डिक्लेयर करता कि ब्रॉड डेड। और दिल्ली से जुड़ी खबर, पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सांसद खेल महोत्सव नमो रन फॉर रोड सेफ्टी में हजारों लोग दौड़ लगाते नजर आए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सांसद खेल महोत्सव पूर्वी दिल्ली नमो रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्वी दिल्ली लोकसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने सांसद खेल महोत्सव पहल की जमकर सराहना की। ये इवेंट सच में सुरक्षित दिल्ली की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। खेल प्रतियोगिताओं को रोड सेफ्टी के साथ जोड़ करके हमारे माननीय सांसद हर्ष मल्होत्रा जी ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज का ये रन रखा है, इस दौड़ के माध्यम से समाज के अंदर रोड सेफ्टी के नियमों का प्रचार प्रसार और उनको प्रेरित करने का ये जो ध्येय है सच में बहुत ही सुंदर है। और मुझे लगता है कि सुरक्षित दिल्ली, विकसित दिल्ली की राह में इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं बहुत ही लाभदायक होने वाली हैं। नमो रन फॉर रोड सेफ्टी में हर उम्र के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। गौरतलब है कि पूर्वी दिल्ली सांसद खेल महोत्सव में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, कुश्ती, फुटबॉल सहित अन्य पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों का जोश नजर आया। सांसद खेल महोत्सव हमने अपनी पूर्वी दिल्ली में आयोजित किया है और इसके साथ साथ 3 खेल हमारे ऐसे हैं जिसमें एक योगा, खो खो और कबड्डी
जो कि भारतीय ट्रेडिशन के खेल हैं। आज नमो रन हमने अपने क्षेत्रवासियों के लिए और स्कूल के बच्चों के लिए रखी है, जिसका थीम रोड सेफ्टी भी है, फिट इंडिया भी है। और मैं इस बात का मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर लगभग 4 से 4,500 पार्टिसिपेंट्स ने नमो रन में पार्टिसिपेट किया है। पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा जी ने आज सांसद खेल महोत्सव के तहत नमो रन का आयोजन किया है, जो रोड सेफ्टी का संदेश भी देगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 घंटा रोज अगर आप खेल पर देते हैं तो आप कई बीमारियों को हरा सकते हैं। तो खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया के इस मूवमेंट को फिट इंडिया के साथ जोड़ते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को, जो आज हर्ष मल्होत्रा जी के माध्यम से पूर्वी दिल्ली के सभी बच्चों को और निवासियों को दिया गया है। सांसद खेल महोत्सव किसी सांसद द्वारा आयोजित करवाए जाने वाला एक खेल उत्सव है, जिसका उद्देश्य स्थानीय खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और युवाओं में शारीरिक फिटनेस के प्रति जागरूकता और फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाना है। सुशील कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। टोक्यो में जारी डेफ ओलंपिक के पहले दिन भारत के बधिर खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत की झोली में 4 पदक आए, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल रहा। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं भारत के मोहम्मद वानिया ने रजत पदक जीता। धनुष ने 252.2 पॉइंट्स के साथ बधिर खिलाड़ियों में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में भारत की माहित संधू ने 250.5 अंक के साथ रजत पदक अपने नाम किया। भारत की ही कोमल मिलिंद वाघमारे ने कांस्य पदक हासिल किया। और दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता टेस्ट में भारत को 30 रन से हरा दिया। मैच के तीसरे दिन 124 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम सिर्फ 93 रन पर ढेर हो गई। शुभमन गिल गर्दन में मोच के कारण बल्लेबाजी के लिए नहीं आ सके। दूसरी पारी में भारत के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने सर्वाधिक 31 रन बनाए। वहीं अक्षर पटेल ने 26 रन की पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका की ओर से सिमोन हार्मर ने 4 और मार्को जैनसन और केशव महाराज ने 2-2 विकेट हासिल किए। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। मैच में 8 विकेट लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के सिमोन हार्मर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने आज 7 विकेट पर 93 रन के आगे खेलना शुरू किया। कप्तान बावुमा और बॉच ने 8वें विकेट के लिए 44 रन जोड़े। बॉच ने 25 रन बनाए, वहीं बावुमा 25 रन बनाकर नाबाद रहे। दक्षिण अफ्रीका की टीम अपनी दूसरी पारी में 153 रन बनाकर आउट हुई। इन विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।